हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट पर एक लॉ होता है दैट इज गॉस लॉ और गॉस थ्योरम, वो उससे कैसे लिंक होता है। यानी कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट पर गॉस लॉ को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करने से पहले उसमें क्या क्या जरूरी चीज़ें होती है वो पहले हम देखते हैं। तो जरूरी चीज़ें मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसका बहुत ही काम आने वाला है ना। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें यहां पर एक एरिया को समझना होगा, एरिया को, है ना। जैसे अभी तक हमने एरिया को एज अ स्केलर कंसिडर किया हुआ है। अभी तक हम जब भी पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको स्केलर मानते थे, यानी कि एरिया के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती थी, ओनली मैग्नीट्यूड होता था। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में ये एरिया जो है उसे एज अ वेक्टर माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, और उससे इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा जाता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर वेक्टर बोल रहा हूँ तो उसका एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा, तो हम उस डायरेक्शन की भी बात करेंगे और डिफरेंट शेप के कारण उस एरिया की जो डायरेक्शन होती है उसे भी समझेंगे। उसके बाद आपको ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखना, तो एरिया जैसे कि मान लीजिए ये एक बोर्ड का एरिया है ना, ये एक प्लेट है आपके पास ऐसी, तो इसका एरिया कितना है, तो ए है। यानी कि ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। तो फिर इसके डायरेक्शन किधर होती है, तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो लाइन उस एरिया की डायरेक्शन को शो करेगी। जैसे इस बोर्ड की डायरेक्शन अगर हमें बताना हो तो इस बोर्ड पर एक परपेंडिकुलर, जैसे कि मैंने यहां बनाया है, ऐसा बना लीजिए, यानी कि ये डायरेक्शन होती है इस बोर्ड के एरिया की। अब एरिया और उस एरिया की डायरेक्शन, अब एरिया और एरिया ऐसे वर्ड में हम कंफ्यूजन हो जाएंगे हमें, तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन वाले को एक नया नाम देंगे एंड दैट इज एरिया वेक्टर। क्या बोलेंगे हम इसको, एरिया वेक्टर। तो ध्यान दीजिए ये एरिया वेक्टर नहीं है, इसकी डायरेक्शन वेक्टर को शो करेगी। यानी कि यहां पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये प्लेट अभी ऐसी रखी हुई है बच्चों, ऐसे ये मेरे हाथ के जैसी, तो इस हाथ पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये जो होता है ना, ये जो जा रहा है आपकी तरफ, दिस इज द एरिया वेक्टर। तो फिर ये मेरा हाथ का जो एरिया है वो क्या है, वो उसका मैग्नीट्यूड है, वो उसका एरिया है जो अभी तक हम पढ़ते हैं। यानी कि ये जो एरिया है ये वही एरिया है जो हम पढ़ते हुए आए हैं, जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन नई चीज क्या आई है कि उसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन जाएगी परपेंडिकुलर वो कहलाएगी एरिया वेक्टर। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए ये ऐसी थी प्लेट, अभी तिरछी कर दी मैंने, है ना, ऐसा ये, तो ये है एरिया और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ऐसा जाएगा भाई साहब, ये ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ये अगर सरफेस है तो आप देखेंगे ये 90 डिग्री पर होगा। अगर ये प्लेट, ये हाथ ऐसा ना होते हुए ऐसे रहे तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे चला जाएगा। यानी कि ये स्लिप दिखेगी आपको, केवल इतनी सी पट्टी दिखेगी, ये देखो इस हाथ की, तो इसका एरिया वेक्टर ये जा रहा है ना। तो ये होता है एरिया वेक्टर। यानी कि अगर मैं एक सरफेस ड्रॉ कर दूं ना यहाँ ये, तो ये सरफेस तो एरिया कहलाएगी, लेकिन इसका एरिया वेक्टर यहां से परपेंडिकुलर बना दो, दिस इज द एरिया वेक्टर। इस दीवार के लिए जो एरिया वेक्टर होगा ये हमारी तरफ आएगा, इस छत के लिए एरिया वेक्टर नीचे आएगा। यानी कि जिधर से आप देखते हो उस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज द एरिया वेक्टर ऑफ दैट एरिया, है ना। फर्श को हम देख रहे हैं, तो इस पे परपेंडिकुलर किधर ड्रॉ होगा, ऊपर होगा। अब जमीन में तो नीचे हो नहीं सकता, है ना, वो उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, तो ऊपर की तरफ इसका एरिया वेक्टर आ जाएगा। इस छत के लिए नीचे की तरफ इसका एरिया वेक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी छत पे मैं चला जाऊं
तो हम देखेंगे कि इसका एरिया वेक्टर ऊपर हो जाएगा, यानी कि जिधर हम देखते हैं उधर उसका एरिया वेक्टर कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लीजिए कि एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, ऐसे ये है ना, इसके पास हमको एरिया वेक्टर बताना है। तो आप देखेंगे कि इसकी कितनी सरफेस होती है, आप देखो ये 6 सरफेस होती है, यानी कि 6 एरिया वेक्टर ओबियसली। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ऊपर वाली सरफेस ये है, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर चला जाएगा पहली सरफेस का, है ना। दूसरी सरफेस साइड में, तो इसका एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा ऐसा। तीसरी सरफेस नीचे दिख रही है, ये देखो ये ऐसे, दिस इज द एरिया 3 एरिया वेक्टर। एक सरफेस इधर है, ये ऐसा चला जाएगा A4। अब कौन कौन सी बची है, एक फ्रंट वाली और एक बैक वाली, है ना। तो ये फ्रंट वाली ये है, इतने से का फ्रंट बना लो यानी कि मेरी तरफ, और ये वाली जो लाइन है इसका बैक बना लो यानी उस तरफ। तो जितनी सरफेस उतने एरिया वेक्टर्स, है ना, ये होता है। अच्छा, ये एक ऐसा केस हो गया, अगर मान लीजिए सिलेंडर होता तो, है ना, अगर सिलेंडर आ जाए ऐसा ये, अब इसका एरिया वेक्टर बताइए, इसका एरिया वेक्टर आपको बताना है। तो सिलेंडर के पास 3 सरफेस होती है, एक टॉप एक बॉटम, जो कि एक सर्कल के जैसी होती है, टॉप वाली है ना, ये टॉप होती है। तो अगर इस सिलेंडर को ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसा प्लेन दिखाई देगा। तो अगर जैसे प्लेन दिखता है तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ का एरिया कितना है A1 देख लीजिए, लेकिन इसमें नीचे की तरफ भी तो एक एरिया जाएगा A2। अब 2 एरिया वेक्टर हो गए, क्योंकि 2 एरिया थे, एक टॉप सरफेस एक बॉटम सरफेस, और दोनों के पास एरिया होते हैं सिलेंडर में। तो एक का ऊपर चला जाएगा, एक का नीचे चला जाएगा। कर्व, अब कर्व सरफेस है, इस तरह से ये कैसी है, कर्व सरफेस। आप यहां पर समझ सकते हैं ऐसे, ये देखिए यहां ये एक सरफेस जो था इसका एरिया वेक्टर ऊपर चला गया, ये वाली सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे चला गया, ये कर्व सरफेस। तो इस कर्व सरफेस पर एरिया वेक्टर कैसे मानोगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कहीं पर भी एक पॉइंट लीजिए, वहां पर ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ऐसा अगर रखा हुआ ये सिलेंडर, तो इसका एरिया वेक्टर यहां से ऐसा निकल जाएगा A3। अगर आप कहीं पर भी लेंगे ना, सब जगह मिलेगा आपको एरिया वेक्टर A4। ये लीजिए यहां पर, क्योंकि कर्व सरफेस यहां भी तो है ये, तो यहां पर बाहर की तरफ पीछे की तरफ हर जगह जा सकता है। तो हम यहां पर इस वाले केस में A4 नाम नहीं देंगे, क्योंकि A4 भी कर्व सरफेस पर है, यानी कि यह कितनी सरफेस है, एक तो टॉप हो गया, एक हो गया बॉटम, है ना, और एक क्या होता है ये सरफेस कर्व्ड सरफेस। तो ये भी कर्व पे, ये भी कर्व पे, तो हम एक ही नाम देंगे, अलग अलग नाम नहीं देंगे। यानी कि सिलेंडर के पास 3 सरफेस एरिया होते हैं, जिनका 3 प्रकार के एरिया वेक्टर्स होंगे, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड कर्व सरफेस के ऊपर। तो इस तरह से कुछ कंसेप्ट होता है ना। तो ये रहा एरिया वेक्टर। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। याद रखना ये चीजें काम में आएगी अगर हम इस प्लेट को ऐसे रखते हैं जैसे मेरे हाथ को, है ना, इस हाथ को समझना, इसका एरिया ये है, एरिया ये है, इसका एरिया वेक्टर ये है। तो मेरा हाथ जैसे जैसे घूमेगा ना, उसका एरिया वेक्टर भी चेंज होता है ना। तो जैसे जैसे मेरा हाथ रोटेट करेगा उसका एरिया वेक्टर बदलता चला जाता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको आप एक एग्जांपल से समझिए कि आपके घर में एक विंडो है, देखिए ये विंडो, इस विंडो के पास क्या क्वालिटी है, एरिया है ना। अब इस विंडो में आपके घर में एयर एंटर करती है, उस एयर के पास 2 क्वालिटी है। उस एयर के पास एक डायरेक्शन है और दूसरी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब कितनी स्पीड से आ रही है, 1 सेकंड में कितनी आ रही है। तो वो एयर जब आपके रूम में एंटर कर जाती है तो आप उस एयर को इकट्ठा कर लीजिए, यानी कि वो रूम में जैसे ही आएगी, अब उसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसके पास इंटेंसिटी नहीं है। लेकिन जब वो आ रही थी ना, रूम में एंटर करने से पहले, इस एरिया से लिंक होने से पहले, उसके पास डायरेक्शन भी थी और इंटेंसिटी भी थी। ये 2 चीज़ों को ध्यान रखना, डायरेक्शन, इंटेंसिटी। तो उस समय उस एयर के पास डायरेक्शन और इंटेंसिटी होने की वजह से वो एयर कैसी थी, वेक्टर, ठीक है। लेकिन जब आपके रूम में आ जाती है, रूम में आ गई, अब रूम में तो इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इंटेंसिटी नहीं, तब तो वो स्केलर हो जाएगी ना, है ना। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे, कि उस एयर के पास वेक्टर की प्रॉपर्टी भी होती है और स्केलर की प्रॉपर्टी भी होती है। तो यानी कि इसका काउंटिंग मैं 2 तरह से कर सकता हूं, एज अ वेक्टर, एज अ स्केलर।
क्लियर टू ऑल? ओके, अब वो रूम में कितना एंटर करेगी वो डिपेंड करता है इस विंडो के एरिया पर। हम विंडो के एरिया को छोटा या बड़ा यानी कि कम या ज्यादा करेंगे तो अमाउंट ऑफ एयर जो एंटर हो रहा था वो चेंज हो जाएगा। समझना, तो एक वर्ड यूज करूंगा जो क्वांटिटी वहां इकट्ठा हो रही है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फ्लक्स। किसका फ्लक्स? एयर का फ्लक्स, यानी कि एयर फ्लक्स हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, और ये फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, यानी कि अमाउंट ऑफ एयर जो रूम में एंटर कर रहा है और किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस एरिया के एंगल पर, कि भाई हवा ऐसे आ रही थी, ऐसे देखो एकदम ये ऐसी आ रही थी हवा, और विंडो ऐसा ना होते हुए थोड़ा सा तिरछा है या ऐसा है, तब तो अमाउंट ऑफ एयर पर डिफरेंस कंडीशंस आ जाएगी। यानी कि जब ऐसी एकदम सामने हवा के सामने खुली होगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर एंटर करेगा ना, लेकिन अगर तिरछी रहेगी या कुछ ऐसे एंगल पर रहेगी, यानी कि अमाउंट ऑफ एयर डिपेंड करता है एंगल ऑफ द एरिया। और दूसरा मैंने क्या बताया था, एरिया पर डिपेंड करती, एरिया कम ज़्यादा करो तो भी फ्लक्स कम हो जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ एयर कम हो जाएगा। और दूसरा मैंने क्या बताया, एंगल को अगर चेंज करो तो भी ऐसा हो सकता है। तो मैं यहां पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ध्यान देना, ये फ्लो ऑफ एयर है, ये देखना ये क्या है, फ्लो ऑफ एयर, और सामने हम इसमें विंडो लगा देते। कौन सा विंडो? खिड़की वो देखो, ये लीजिए, हमने एक विंडो लगा दिया। इस विंडो के पास क्या है, एक एरिया है, तो देखो ये इसके अंदर से क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। अगर एरिया छोटा होता, देखो अभी इतने से एरिया में से 1 2 3 4 लाइन जा रही है एयर की, अगर एरिया छोटा हो जाता तो शायद 2 लाइन जाती, यानी कि इसके साइज पर भी डिपेंड करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये एक एग्जांपल हुआ एयर के लिए। अब एक एग्जांपल वाटर के लिए लिखो। देखो ये एक पाइप है ये, और ये उसका फेज, यानी कि पानी ऐसे जाता है, ये ऐसे यहां आके गिरता है, ये क्या है, फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर यानी कि पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में, यानी कि उसके पास डायरेक्शन है, वेरी गुड। उसके साथ साथ और क्या है, कितना स्पीड से जा रहा है, यानी कि उसके पास इंटेंसिटी भी है, इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ये दो चीजें, तो ये दो चीजें मिलकर इस पानी को क्या बनाती है, वेक्टर। लेकिन जब ये पानी यहां आके किसी बकेट में गिरता है तब तो उसके पास डायरेक्शन नहीं है, तब तो उसके पास कोई इंटेंसिटी नहीं है, तब तो आप उसको सिंपली मेजर कर लेते हो, इतना लीटर पानी आया। तो यहां वाला जो पानी होता है वो तो स्केलर है। तो हम यहां देख क्या रहे हैं, हम देख ये रहे हैं कि फ्लो ऑफ वाटर को वेक्टर के फॉर्म में भी हम पढ़ सकते हैं और स्केलर के फॉर्म में भी। इसी तरह एयर को भी एक विंडो से जो पास होती है उसको स्केलर के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं और वेक्टर के फॉर्म में भी। अब ध्यान देना, इसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दो तरह से काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो एयर आ रही थी, अभी जो वाटर आ रहा था, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो विंडो का जो एरिया था वो उसके सामने, यानी कि जैसा कि विंडो आ रहा था, एक विंडो का एरिया आ रहा था एयर के सामने, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने कोई एरिया आ जाएगा, एक कोई प्लेट आ जाएगी। तो इस केस में भी तो फ्लक्स बनेगा ना। तो अगर यहां पर एयर के लिए फ्लक्स था, इस केस में क्या रहेगा, वाटर फ्लक्स रहेगा। तो अगर मैं इस फ्लो ऑफ एयर की जगह, इस फ्लो ऑफ वाटर की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर लूं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करूंगा, तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहानी क्लियर हुई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर मेजरमेंट है, उसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी। तो हमको दो चीजें चाहिए, जैसे यहां पर विंडो वाले केस में एरिया और इंटेंसिटी ऑफ एयर, इसी तरह यहां पर भी एरिया, ये एरिया देखो यहां पर भी है, इस फेज का एरिया है ना, कि भाई उस पर डिपेंड करेगा ना, अगर एरिया कम या ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ वाटर कम या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां भी एरिया पर डिपेंड करता है और फ्लो ऑफ वाटर यानी कि इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, इसमें भी वही होता है। तो इस केस में भी वही होगा, इसमें भी दो ही चीजों पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द प्लेट और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब तुमको एक साधारण सी भाषा बताता हूं। इधर से बहुत सारी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है ना,
यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये लाइनें जा रही, 1000 लाइनें निकली हुई है यहाँ से। ये मेरे पास इस एरिया को रखने का तरीका है। ये एरिया जैसे ही मैंने यहाँ रखा तो उन 1000 लाइनों में से 100 लाइनें इस पर लिंक हो गई। लिंक का मतलब होता है इससे टच होके निकल गई। तो जितनी लाइनें इस एरिया में से गई वो लाइनें इस एरिया पर फ्लक्स बनाती हैं। जैसे अभी विंडो वाले केस में बताया, जितनी एयर आएगी वो इस एरिया से, विंडो के एरिया से लिंक होके अंदर जाएगी, वो क्या बनाती थी, एयर का फ्लक्स। इसी तरह इलेक्ट्रिक लाइंस अगर आएगी और यहां जब टकराती है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाती है। अब डिपेंड करता है, मान लीजिए एकदम ऐसी रखी हुई है ये, और लाइनें सारी ये सब टच हो गई, लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो, या एकदम ऐसे कर दूं तो अब इलेक्ट्रिक लाइन आना बंद हो जाएगी क्या? नहीं, लेकिन इसका फ्लक्स बदल गया है, क्योंकि एरिया को बदलने से फ्लक्स भी बदलता है। अब एरिया दो तरह से चेंज हो सकता है, या तो एरिया को छोटा कर दो या तो एंगल बदल दो। तो इस केस में मैंने एंगल बदला, ऐसे कर दिया, एरिया छोटा नहीं करा। तो अब लाइन देखो, ये स्लिप हो गई, ब्रश करते हुए निकल गई, ये पीछे से निकल गई, इसको टच हुई क्या? नहीं ना। तो इसका फ्लक्स इस केस में कितना हो गया? 0। गॉट इट माय पॉइंट? कि जब भी कोई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने परपेंडिकुलर आता है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि लाइनें ज्यादा से ज्यादा लिंक होगी, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगी इस एरिया पर। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखा है, उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये दो चीजें होती हैं। अब हम एक चीज समझते हैं कि हम ऐसा कैलकुलेशन किसके साथ करें कि हम ये आंसर जो 0 आ रहा है, जो मैक्सिमम आ रहा है, जैसे 90 डिग्री पर रखने पे फ्लक्स मैक्सिमम आ रहा है, तो इन लाइनों को हम काउंट करते हैं। 1 एरिया से अगर 100 लाइनें जा रही हैं तो 2 एरिया से 200 लाइनें जाएगी, यानी कि 200 फ्लक्स बनाएगी। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है इसका फ्लक्स, एक तो ये आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और दूसरा इस एरिया को आपने कैसे रखा हुआ है। तो याद रखना, एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये चीज है कि हम इस प्लेट का मेजरमेंट इस एरिया के साथ नहीं करेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे एरिया वेक्टर के साथ, जो कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो जैसे जब ये ऐसी रखी रहती ना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा से ज्यादा लिंक होती है, तो हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरिया इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, देखो। तो एरिया वेक्टर ने इसके साथ कितना एंगल बनाया? 0। ध्यान देना ये। तो जब 0 एंगल बनाता है कोई एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तब ज्यादा से ज्यादा लाइनें टच होती है, यानी कि 0 एंगल पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, लेकिन ये एरिया ऐसा घूम गया। ऐसा घूमने से हम देखते हैं कि ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 हो गया। 90 होने से एक भी लाइनें टच नहीं कर रही, साइड से निकल जा रही है, इसलिए फ्लक्स हो जाएगा 0, यानी कि एंगल की बात की जाएगी यहां पर। अब चलो थोड़ा सा उसका हम एक डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेसिकली लाइनों का किसी एरिया से टच होना ही तो फ्लक्स है, तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? देखना, द नंबर ऑफ लाइंस, कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which are passing या passes through any area gives the electric flux on that area. It is represented by phi। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? फाई से। और मैंने आपको बताया कि ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट है स्केलर के फॉर्म में, इसलिए जो ये होगा ये क्या कहलाएगा? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने आपको बताया कि ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। किन किन चीजों पर? एक तो एरिया वेक्टर पर और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर। तो जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि एक प्लेट है, ये ऐसी, ये है ना, ध्यान देना, ये एक प्लेट रखी हुई है और ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्रॉस होके चली गई। ये देखो, ये देखना, ये इलेक्ट्रिक लाइन से गई, काउंट कर लो कितने एरिया से जा रही। 1 एरिया से अगर 10 लाइन जा रही तो फ्लक्स उस एरिया पर 10, अगर 2 एरिया से 20 जाएगी फिर तो,
अगर ऐसा होगा तो ये रहा प्लेट जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रखा हुआ है और उससे ये जो लाइंस जा रही है ये कुछ न कुछ एंगल बना के जा रही है। अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है। अगर ऐसा रखा हुआ है, देखो ये एकदम ऐसा रखा हुआ है प्लेट, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा चला जाएगा ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रही है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0। तो ये ब्लैक लाइंस जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाली जो लाइन है इसका एरिया अगर ए है तो इसका एरिया वेक्टर ए ऐसा हो जाएगा। इन दोनों के बीच में थीटा कितना है बच्चों, देखो 0 डिग्री। तो इस केस में लाइनें ज़्यादा से ज़्यादा टच होगी, यानी कि इस केस में जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम। देखो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। तो दो चीज़ों के बीच में एंगल देखा जाता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, और यही हमको उस पर फ्लक्स देता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसका किसका मल्टीप्लाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड किसका, एरिया वेक्टर का। ये देखो, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे डिनोट किया जाता है, फाई से। तो फाई इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मल्टीप्लाई एरिया वेक्टर ए। वेक्टर बोला है इसलिए आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही यहां पर आपने वेक्टर लगाए हैं यहां क्रॉस नहीं, यहां डॉट आएगा। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का ऐसा मल्टीप्लाई करो कि सामने वाला क्या आ जाए, स्केलर। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, स्केलर, एक नंबर ऑफ लाइंस का मेजरमेंट है वो, कि एक एरिया से कितनी जा रही है। तो लाइंस का मेजरमेंट तो स्केलर ही आएगा ना, एंड दिस इज द आवर फॉर्मूला। तो ये क्या केस है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। अगर मैं ये डॉट हटाता हूं, वेक्टर हटाता हूं, ये ऐसा लग जाएगा। ये देखें इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, और हम यहां पर लिखेंगे कि थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। देखो आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस इधर से आ रही है, इधर जा रही है, और एरिया अगर मान लो प्लेट ऐसी रखी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्लेट ने 90 डिग्री बना रखा, देखो परपेंडिकुलर सामने आ रही है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रही है। तो एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0 है, जबकि इस एरिया का एंगल 90 है। तो हमको एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखना है, एरिया का नहीं, वरना आपका फ्लक्स गलत आ जाएगा, है ना। ठीक है, जब भी तो यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, और समझते हैं थोड़ा सा, यहां पर देखते चलिए, है ना। ये कुछ अच्छी चीजें होती हैं आगे के लिए। अब अगर मान लीजिए एक केस और बताता हूँ, ये जो मैं ई ए कॉस थीटा है ना, मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन ऐसी जा रही थी, देखो अभी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी लाइनें जा रही थी, 5 लाइनें जा रही थी सपोज, है ना। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स है फील्ड के कारण, और इसके सामने परपेंडिकुलर एक प्लेट रखी हुई थी, जैसे अभी मैंने पेज वाला आपको कंसेप्ट दिया था, ऐसा रखा हुआ है। इसका एरिया है बच्चों ए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, वो एरिया अलग है, एरिया वेक्टर अलग है, बार बार बोल रहा हूं। अब ध्यान देना, इससे कितनी लाइनें टच हो रही, 1 2 3 4 5, यानी कि ए एरिया से 5 लाइनें टच हो रही। तो फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एरिया कितना है, अगर 1 है और लाइनें 5 जा रही, तो फ्लक्स कितना आया, 5 आ गया, है ना। ठीक है, ये हमको पता है इतना। अब अगर मान लो कि इस एरिया को झुका दिया जाए ऐसे, और यहां ला के ऐसे खड़ा कर दिया जाए, क्या अब भी 5 ही लाइनें जाएगी बच्चों, नहीं जाएगी ना, क्योंकि एरिया के एंगल पर डिपेंड करता है फ्लक्स। मैंने एंगल चेंज कर दिया, कितना चेंज करा, यहां से यहां उठा के लाया, मतलब थीटा एंगल चेंज करा। अब इस ए से, इस ए एरिया से पहले 5 लाइनें जाती थी, अब कितनी लाइनें जा रही है, क्योंकि अब एरिया ये यहां नहीं रहा, ये ऐसे होके यहां आ चुका है, यानी कि अब एरिया ये है। अब इससे कितनी लाइनें जा रही है, और ये एरिया है कितना, ए ही है, बस उसको झुका के ऐसे कर दिया है। अब कितनी लाइनें जा रही, काउंट कर लो, वही फ्लक्स होगा। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि अब लाइनें देखो, इस एरिया से कौन कौन लाइन टच हो रही है, एक तो ये हो रही है, एक ये हो रही है, एक ये हो रही है, 3 लाइनें। तो ये इसकी जो हाइट है ना, ये हाइट हमको बताएगी उस एरिया का कंक्लूजन कि ये कितना है। तो ये इतने से एरिया से देखो 1 2 3 लाइन जा रही। तो ये अगर ए है, ये थीटा है, तो ये भी हुआ थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। तो ए ने यहाँ पर थीटा बनाया, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। फिर ये क्या हुआ, नीचे वाली लाइन क्या हुई, ए साइन थीटा। देखो
ठीक है। तो अब हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया कौन है, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्लक्स। देखो यहां पर वही आ रहा है, ई ए कॉस थीटा हमको क्या देता है, फ्लक्स देता है। मान लो बच्चों कि ये जब ऐसा रखा था तो पांचों लाइनें टच हो रही थी, ये पूरा सो जाएगा तो कोई भी लाइन टच नहीं करेगी, पूरा सोने पे ये थीटा कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ 90 रख के देखिए, cos 90 जीरो यानी कि फ्लक्स जीरो। तो ऑब्वियसली ये जब ऐसे से ऐसे हो जाएगा तो सारी लाइनें ऐसी शार्प निकल जाएगी, टच कर ब्रश करते हुए निकल जाएगी, है ना, बिना किसी कांटेक्ट के निकल जाएगी। और जब लाइनें ही टच नहीं करेगी तो हम फ्लक्स कैसे काउंट करेंगे भाई, फ्लक्स लाइनों का टच करना या लिंक करना ही तो फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये था कुछ फ्लक्स का कंसेप्ट। अब समस्या ये आती है कि एकदम सिमेट्रिक सरफेस है तब तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस हो गई, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो क्या करेंगे, उसके लिए भी केस समझना। ठीक है, एक चीज और देख लो यहां, वो क्या है कि ये इसका जो यूनिट है वो देख लो, यूनिट है ना, यूनिट ऑफ फाई एज फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, और ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि न्यूटन पर कूलम होता है, हमको पता है, और एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि फाई का जो यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द यूनिट ऑफ फाई। अच्छा, इसी तरह डायमेंशन निकाल लीजिए बच्चों, डायमेंशन ऑफ फाई बहुत आसान है, यहां पर हम डायमेंशन इस यूनिट के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। जैसे न्यूटन किसका होता है, फोर्स का, ML_T-2 हो गया, है ना, मीटर के लिए लेंथ का स्क्वायर आ गया, और कूलम के लिए आता है 80। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर सिमेट्रिक सरफेस ना हुई तब फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स देखने से पहले हम थोड़ा स्पेशल केस देख लेते हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए कि अब जो प्लेट रहेगी उसको मैं ऐसे रखूंगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा पीछे से, इसका एरिया वेक्टर इधर रहेगा, फिर हम इसका एंगल चेंज करेंगे, फिर ऐसा घुमाएंगे, फिर आपकी तरफ एरिया वेक्टर आएगा, फिर इधर ही एरिया वेक्टर जाएगा, फिर पीछे चला जाएगा, है ना। तो मैं कुछ केस नंबर 1 लिखता हूं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और जो एरिया वेक्टर है यानी कि प्लेट जो है ऐसी रखी हुई है, ये प्लेट है बच्चों, तो इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, ये देखिए। तो इनके बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। एंगल किसके बीच में देखा जाता है, बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई, इनके बीच में देखा जाएगा एंगल। तो फ्लक्स कितना हुआ इस केस में, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, यानी कि फ्लक्स उस समय कितना होता है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ई ए यानी कि ये सबसे मैक्सिमम फ्लक्स आता है इस केस में, यानी कि मैक्सिमम लाइनें टच होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें टच होगी, ये केस होता है। केस नंबर 2 देखेंगे आप, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स को तो इधर ही रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, हम चेंज किसको करेंगे, एंगल को, एरिया के। तो ये जो अभी ऐसा था ना बच्चों, ऐसा, इसको पलट दो, पलट के ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा इसका एरिया, देखो ये ऐसा हुआ तो भाई साहब इसका एरिया भी किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये लो, यानी कि ये एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा इनके बीच में कितना हुआ 90 डिग्री। तो फ्लक्स चेक करो, फ्लक्स E इज इक्वल टू ई इंटू एरिया इंटू कॉस 90 0, यानी इस केस में कोई भी लाइन टच नहीं करेगी तो फ्लक्स 0 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखना तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे हमने क्या करा, इसको जो अभी ऐसा था, पहले ऐसा रखा था, फिर ऐसा रखा, अब ऐसा रख देंगे, यानी एरिया वेक्टर पीछे आ जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एरिया वेक्टर देखना इसका किधर जा रहा है भाई साहब, ये ऐसा हो चुका है, तो एरिया वेक्टर पीछे चला गया, यानी कि थीटा अब इनके बीच में 180 डिग्री एंड cos 180 अगेन -1, है ना। तो फाई बिकम्स इलेक्ट्रिक जो है ई ए और कॉस जो होगा 180 जो कि -1, यानी कि -EA, एंड दिस इज द अगेन मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन। भाई प्लेट को आप देखना, अगर आप प्लेट को चाहे ऐसा रखें तो भी लाइनें टच हो रही उतने ही एरिया से, चाहे इसको घुमा के ऐसा रख दें तो भी उतनी लाइनें टच हो रही। फर्क इतना है कि इस केस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इस वाले केस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, बस माइनस साइन आ रहा है, दूसरा तो कुछ है नहीं। अगर हम इसको एक केस और लगा दें 4th नंबर का, और हम बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही है लेकिन इसको और ऐसा पलट दो, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, ये इस केस में, तो एरिया वेक्टर किधर चला गया, नीचे। अब आपने इसको घुमाया कितना, देखो इस केस में कितना था, ये आप देख रहे होंगे ऐसा था, है ना,
यहाँ पर मैंने इसको पलट दिया, इसमें और पलटा, देखो तो फाइनल मैंने देखा कि यहाँ पर जो एंगल आएगा थीटा 270 आएगा, और 270 यानी कि cos 270 अगेन 0, तो फाई बिकम्स 0, यानी कि कोई भी लाइन टच नहीं करेगी। तो ये कुछ स्पेशल केस होते हैं, है ना। अब हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए चलते हैं, चलो लिखना, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तब फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखना, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। अब देखना, सपोज हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज से लाइंस ऐसे निकल रही है, ये हर एक डायरेक्शन। अब ये यूनिफॉर्म है क्या? नहीं। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा, ध्यान देना। तो ये रहा वो एरिया, सरफेस एरिया जो कि S है। अब समस्या ये आ गई कि अब एरिया वेक्टर कैसे निकाला जाए, है ना, ध्यान देना। तो क्योंकि सरफेस एक जैसी नहीं है, पिछले केस में तो प्लेट थी, मस्त परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एरिया वेक्टर बन गया। इस केस में कैसे बनाओगे? तो हम एक लाइन पकड़ते हैं, ये लाइन पकड़ी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, और S सरफेस पर छोटा सा एरिया लेते हैं। छोटा सा एरिया तो एकदम प्लेन हो सकता है भाई, बहुत बड़ी दीवार प्लेन नहीं है, लेकिन उस बहुत बड़ी दीवार में छोटा सा पॉइंट लोगे, इतना सा एरिया लोगे, वो तो प्लेन मिलेगा ना। उस प्लेन को आप एरिया वेक्टर बना लो। तो देखो ये पूरा S है, लेकिन इस पे छोटा सा पार्ट लूंगा तो ds हो जाएगा, यानी कि यहां पर छोटा सा मैंने जो पार्ट लिया दैट इज ds, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या शो करेगी? ds वेक्टर। तो अगर ये ऐसा है तो मैं इसका एरिया वेक्टर ऐसा ले लेता हूं। सपोज यहां की जगह थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, है ना, और कुछ इसको ऐसा ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहां का मैंने जो छोटा सा एरिया लिया, ये इस एरिया का S में से छोटा सा पार्ट, इसलिए ds, और इसका एरिया वेक्टर ऐसा चला गया, ds वेक्टर। अब इनके बीच में एंगल कितना? थीटा। यहां पर अलग एंगल आ जाएगा, यहां अलग है, क्योंकि सब जगह सरफेस एरिया अलग अलग है। तब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन तो फ्लक्स की वैसी ही करनी, बस फर्क इतना है कि पहले इतने से को काउंट कर लो, इतने से को कर लो, इतना इतना इतना, सब ds 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 को सबको ऐड कर लो। ऐड करना इंटीग्रेशन मेथड कहलाता है। नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया ds, स्मॉल एरिया क्या है? ds। तो फ्लक्स अगर स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी स्मॉल ही होगा, यानी डी फाई। तो डी फाई इज इक्वल टू एरिया, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड ds, और ये हो जाएगा cos थीटा। ए की जगह ds ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, s से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ये उसका फ्लक्स होगा। इसको और कैसा लिख सकता हूं? E डॉट ds वेक्टर। ये तो स्मॉल फ्लक्स हुआ, हमको तो टोटल चाहिए। नाउ टोटल फ्लक्स ड्यू टू इंटायर सरफेस, तो क्या हो जाएगा? यहां आप देखेंगे कि स्मॉल पार्ट को इंटीग्रेट कर दो तो टोटल बन जाता है। अब स्मॉल कितना है? इंटीग्रेट eds, यानी कि नया जो फ्लक्स आया, न्यू इक्वेशन जो आई फ्लक्स की, वो क्या आई है? फाई इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, लिमिट हम बाद में देखेंगे, eds, एंड दिस इज आवर न्यू फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर सरफेस एक जैसी ना हो, सिमेट्रिक सरफेस ना हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ कंसेप्ट थे, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और अब हम इन फ्लक्स का यूज करके, इस फ्लक्स का यूज करके हम गॉस लॉ को या गॉस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके जस्ट बाद हमारा जो अगला जो टॉपिक आएगा वो गॉस लॉ ही है, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड होता है। इस टॉपिक के बाद हम देखते हैं कि अगर सरफेस क्लोज हो जाए तब हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉटल है या कोई स्फेरिकल बॉडी जैसे फुटबॉल है, उसके अंदर बीच में एक चार्ज रख दिया जाए सेंटर पर, तो उससे लाइनें बाहर की तरफ निकलेगी और उस फुटबॉल की सरफेस को लिंक होगी। और किसी सरफेस से लाइनों का लिंक होना क्या कहलाता है? फ्लक्स, यानी कि वहां पर भी फ्लक्स होगा। तो अगर हम एक क्लोज सरफेस की बात करें तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा वो देखिए, है ना। जैसे कि एक सिलेंडर अगर क्लोज्ड है तो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर, है ना, पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, फॉर क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए हम एक क्यूब की बात करें, ऐसे ये क्यूब है, इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है आपको, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा।
है ना। इसकी कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। सभी सरफेस से पहले ये आपको चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाती है। तो मान लीजिए ये इधर से इलेक्ट्रिक लाइन गई, ये अंदर अंदर क्रॉस होके यहाँ से निकल गई बच्चों। ये देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन गई, ये यहाँ से निकल गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे हर जगह से ये यहाँ से निकल गई। ये देखो अब आपको देखना है कि कौन सी सरफेस के साथ इस ई ने कितना एंगल बनाया है, वही हमको फ्लक्स देगा। तो आपको मैं बता दूं कि ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर चला गया ऐसा, नीचे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे चला गया ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, ऊपर वाला एरिया ऐसा है 90 डिग्री cos 90 0, तो ऊपर वाला तो फ्लक्स दे ही नहीं सकता। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, नाउ टोटल फ्लक्स कितनी भी सरफेस है आपको टोटल निकालना है, नेट निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर सरफेस का फ्लक्स काउंट कर लीजिए और सबको जोड़ लीजिए। यानी कि फ्लक्स फॉर सरफेस नंबर 1 प्लस फ्लक्स फॉर सरफेस नंबर 2, इसी तरह कितनी भी सरफेस हो आप उनको जोड़ लीजिए, टोटल फ्लक्स निकल आएगा उस सरफेस का। और हर बार आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, इस φ1 की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, EDS1, यानी कि पहला एरिया जो कि ये वाला हो सकता है, दूसरा एरिया ये हो सकता है, तो इसके साथ प्लस लगाइए। और अच्छा यहाँ पर आपको एंगल देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ 90 डिग्री था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है जबकि एरिया वेक्टर ऊपर गया, तो कितना एंगल है 90, तो यहाँ cos 90 प्लस यहाँ पर फिर दूसरी सरफेस के लिए EDS2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है भाई सबके लिए, है ना, इंटू कॉस दूसरी सरफेस के लिए 90 है। इस तरह से सबको ऐड कर देना है आपको, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा, है ना। ये तो था क्यूब। अगर मान लो सिलेंडर होता है ना, ऐसा अगर सिलेंडर हो जाए तब सिलेंडर के पास कितनी सरफेस है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, देखो, चलो ऐसा नहीं है तो हम ऐसा कर लेते हैं कि बीच में से एक तार को ऐसा पिरो दिया और इस तार से इलेक्ट्रिक लाइन से निकल रही है। अब एक ये एरिया वेक्टर ऊपर, ये एरिया वेक्टर नीचे, कर्व वाला इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन तीनों के साथ एंगल निकाल लो और उनका टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सबको ऐड कर दो कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अपर सरफेस EDS अपर, देखो प्लस सॉरी इसके साथ cos थीटा भी लगाना पड़ेगा, क्या एंगल है वहां पर। इसी तरह सरफेस EDS जो कि रहेगा लोअर सरफेस के लिए इंटू cos थीटा, प्लस रहेगा कर्व सरफेस के लिए, 3 सरफेस होती है EDS कर्व्ड, ये इंटू cos थीटा। इस तरह से हमको यहाँ पर इसका टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो बच्चों आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंप्लीट किया है, हमने उसके अलग अलग सिचुएशन को भी कंप्लीट किया है। अब जो हम आगे जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो गॉस लॉ है, जो कि इस पर बेस्ड है, यानी ये अगर आता है तो आप गॉस लॉ अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट अगर नेसेसरी हो तो कमेंट भी कीजिएगा, है ना। मैं आपके वीडियो कंप्लीट करता रहूँगा, आपको सारे वीडियो सिस्टमेटिक आपको एक सीक्वेंस में मिलते रहेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे हम मिलते हैं गॉस लॉ में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर होगा 11। सो थैंक यू सो मच।